तो बहुत सिंपल सी पहले बात है कि ये करी जाती है कि जो भी दुनिया में मटेरियल होते हैं तो हम लोग अगर उनकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी का याद दिला दें ऐसे कि हमारे पास कोई रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है, इसमें I करंट फ्लो हुई, V बराबर IR। तो R जो है वो क्या होता है, ये जो चीज़ है यहाँ पर इसको आपने कहा भाई ऐसा करो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, इसकी लंबाई देखो और इसका मटेरियल देखो। R की वैल्यू होगी रो इंटू L अपान A, या इसको L अपान सिग्मा A भी लिख सकते हैं। चाहिए रो जो है ये कहलाती है मटेरियल की रेजिस्टिविटी और सिग्मा जो है ये कहलाती है मटेरियल की कंडक्टिविटी। सही है, ये सब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होता है, कोई खास नई चीज़ नहीं है। अब जब हम ये रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की बात की है, कंडक्टिविटी पे फोकस कर लेते हैं। तो दुनिया में जो भी मटेरियल जो हैं, ठीक है, हज़ारों तरीके के मटेरियल हो सकते हैं, तो उन सब मटेरियल जो हैं उनकी कंडक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, मटेरियल हज़ारों, सबका कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग अलग। तो हमने क्या किया, मोटे तौर पे कंडक्टिविटी को लेके मटेरियल्स की 3 कैटेगरीज बना ली। ठीक है, कंडक्टिविटी को लेके 3 कैटेगरीज बनाई। एक हाई कंडक्टिविटी, ठीक है, एक लो कंडक्टिविटी और एक मॉडरेट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हाई कंडक्टिविटी, जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, और जिनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट है, ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट है उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेमी कंडक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। तो यही हम जो है इसमें सेमी कंडक्टर्स को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि यार किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसी की मॉडरेट है, किसी की कम है, इसका प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी कॉज है अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द मटेरियल। भाई आज यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है, तो करंट के फ्लो का मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो ही तो है। तो भाई जिस मटेरियल के अंदर चार्ज को फ्लो कराने के लिए, चार्ज को कैरी करने के लिए खूब सारे लोग मौजूद हैं, उसके अंदर खूब चार्ज का ज़्यादा फ्लो हो सकता है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और जिसके अंदर चार्ज को कैरी करने के लिए जो पार्टिकल चाहिए वो ही नहीं है या बहुत कम है, तो उसके अंदर चार्ज का फ्लो बहुत मुश्किल से होगा, तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें दिमाग पर जोर डालने वाली बात नहीं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हाई कंडक्टिविटी जो है उसका मतलब हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, चार्ज कैरियर तो हम समझते ही हैं, जैसे किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज को इधर से उधर ले जाने के लिए कौन अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रॉन। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज़ होती है। जैसे कोई मटेरियल में एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तक घूमते रहते हैं। अब किसी मटेरियल में आपने देखा तो खूब सारे एटम है, खूब सारे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब चार्ज का ट्रांसफ़र करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन इम्पॉर्टेंट होंगे या वो पार्टिकल इम्पॉर्टेंट होंगे जो मटेरियल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। चाहिए, तो हम उन लोगों को कहेंगे चार्ज कैरियर। हमारे पास कोई मटेरियल है, उसके अंदर एक एटम है, एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 50 में से 48 इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के इधर उधर जा सकते हैं, वो हमारे काम के हैं, वो चार्ज को कैरी कर सकते हैं, चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, वो हमारे काम के हैं, वो करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। चाहिए, तो कंडक्टिविटी हाई किसकी होगी, जिसके अंदर बड़ी संख्या में चार्ज कैरियर्स मौजूद हों, जो खुद एक जगह से दूसरी जगह जाके चार्ज का फ्लो करवा सकें। जिनके पास चार्ज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जिनके पास चार्ज है और वो मटेरियल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हो, वही तो इम्पॉर्टेंट हुए, तो उनको हम कहेंगे चार्ज कैरियर। ठीक है, जिसके पास चार्ज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरे ले जा सकता है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक,
तो जिनके अंदर बड़ी संख्या में चार्ज कैरियर होंगे उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, और जिसके अंदर चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होगी, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो कौन हो गए, इंसुलेटर। और जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स की संख्या ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, कुछ मॉडरेट नंबर है, तो वो क्या हो गए, सेमीकंडक्टर। अच्छा, तो ये मॉडरेट नंबर हो गया यहाँ पर, मॉडरेट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब हम लोग जो है जब ये सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सही है, तो हमने कहा चार्ज कैरियर। अब अभी तक हमने जो भी बातें करी हैं उसमें चार्ज कैरियर, जैसे हम किसी भी मटेरियल में चार्ज का ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो जनरली हमारा फोकस इलेक्ट्रॉनों पे होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो अपने क्या एटम को छोड़कर मटेरियल के अंदर इधर उधर जा सकते हैं, सही है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर है उसको लेके कुछ स्पेशल बात भी होती है। क्या, सेमीकंडक्टर के अंदर दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं। एक वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्रकार का चार्ज कैरियर भी सेमीकंडक्टर में मौजूद होता है, ठीक है। वो दूसरे प्रकार का चार्ज कैरियर को हम फ्री इलेक्ट्रॉन ना कह के होल या वैकेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। तो अपने लोग जो है सेमीकंडक्टर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो सेमीकंडक्टर की यही प्रॉपर्टी बड़ी इसको खास बनाती है कि इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर का बिहेवियर जो है वो इन लोगों से काफ़ी अलग टाइप का होता है, कौन, कंडक्टर और इंसुलेटर, और इसीलिए इनको हम अलग से स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मॉडरेट कंडक्टिविटी पजेस करते हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरे होल, या जिसको आप वैकेंसी भी कहते हैं। अब ये होल क्या है, वैकेंसी क्या है, वो तो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए मैंने एक पॉइंट आपको बताया जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब हम सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो मैं ये बात यहाँ लिखूँगा भी कि जो कंडक्टर होते हैं या जो इंसुलेटर होते हैं, या सिर्फ कंडक्टर की बात करते हैं, इंसुलेटर तो खैर इसमें चार्ज कैरियर ऑलमोस्ट है ही नहीं तो इसकी क्या बात करना। तो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर हैं वो कौन है, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है वो तो हम जानते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल के अंदर अपने एटम को छोड़कर इधर से उधर जा आ सके वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफ़र फ्री इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। सेमीकंडक्टर जो है इसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक। क्या है भाई, एक नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, नेगेटिव चार्ज का कैरियर होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वही है जो यहाँ पर आपने ऊपर लिखा। और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कह रहा हूँ इसका मतलब प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं होल या इसको कहते हैं वैकेंसी, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने ये बता दिया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शुरुआत में से ही दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अब ये जो सेमीकंडक्टर हैं इनके बारे में जो है वो बात करी जाती है आगे, ठीक। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है सेमीकंडक्टर को लेके और ये कंडक्टर्स को लेके, वो है रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। आपने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होती है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ऐसे रो टी बराबर रो जीरो 1 + अल्फ़ा टी, सही है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, वो शायद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ी हो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। ये आपने पढ़ी होगी, मैंने नहीं बताई हो तो कहीं और पढ़ी हो, कि जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज कॉल्ड क्या,
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चाहे आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का वेरिएशन, या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऐसे लिख लिया जाता है, आर टी बराबर R0 1 + अल्फा टी। चाहे ऐसे लिख लो, रेजिस्टेंस का वेरिएशन या रेजिस्टिविटी का। ये जो अल्फ़ा है इसको लेके बताया जाता है कि जो कंडक्टर होते हैं इनके लिए जो अल्फ़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इनमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या कहती है, इंक्रीज़। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें अल्फ़ा क्या होता है, उनमें अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव होता है। और अल्फ़ा नेगेटिव होने का असर ये होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होती है बल्कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है। अब ऐसा क्यों होता है हम उसमें अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो हमको याद होना चाहिए, इसलिए बताया गया। ये चीज़ आप आगे कहीं पे बीच में जब कुछ चीज़ें पढ़ चुके होंगे तो कहीं बीच में पॉइंट आएगा तो वहाँ पे समझा दिया जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटती क्यों है। चाहिए, चलो तो पहले इतनी सी बात नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और ये सेमीकंडक्टर के बारे में और डिस्कशन करते हैं। साफ साफ और जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सही, तो सेमीकंडक्टर जो है अब ये भी हज़ारों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है ऐसे कह सकते हैं कि कुछ सेमीकंडक्टर एलिमेंटल हो सकते हैं। एलिमेंटल मतलब सिंगल एलिमेंट जो है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिर्फ सिलिकॉन का एक सैंपल ले लीजिए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गया। कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। कंपाउंड क्या हो सकता है कि मतलब दो एलिमेंट का मिला के कुछ बनाया गया, ठीक है। दो एलिमेंट थे उनका जो है वो मिला के बना दिया गया आपने जो है वो सेमीकंडक्टर। हमें जो है सिलिकॉन से ही मतलब है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम इसी की बात करेंगे। बाकी जर्मेनियम का नाम एक जगह पे लिया जाएगा, वो होता ये है कि डायोड नाम की बड़ी पॉपुलर चीज़ है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ डायोड की बात होगी तो डायोड जो है सिलिकॉन के भी बनाए जा सकते हैं, जर्मेनियम के भी बनाए जा सकते हैं। तो उनकी कुछ वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, कुछ वोल्टेज वाली वैल्यू होती है, तो वो याद रखनी होती है कि इसके लिए वो वैल्यू 0.7 वोल्ट होगी, इसके लिए 0.2 वोल्ट होगी, तो बस ठीक है। बस उतना सा जर्मेनियम का नाम आपके सामने आएगा जब आप जो है डायोड के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज़ आप जहाँ कहीं भी ये सब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, आप ये मान लीजिए सेमीकंडक्टर में व्हाटएवर कुछ भी हम स्टडी करेंगे सब कुछ सिलिकॉन का नाम लेके करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, अब उसमें हम एक के लिए पढ़ें फिर जनरलाइज करें उसको, तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो सिलिकॉन को लेके फोकस किया जाता है, ठीक है। हमारे लिए सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन की स्टडी ही है, सही है। और जर्मेनियम को लेके एक छोटी सी बात होती है, वो बीच में आपको बता दी जाएगी। अच्छा, अब जब हम सिलिकॉन को लेके बात करते हैं और इसका स्टडी करते हैं, इसका जो भी बिहेवियर है उसको देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई सिलिकॉन ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने इसमें दो कैटेगरी बनाई। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये क्या है भाई, अगर आप ऐसा सैंपल लें जिसमें जिस सेमीकंडक्टर की आप बात कर रहे हैं सिर्फ वही मौजूद है, उसके अलावा कोई भी और एलिमेंट जरा सा भी मौजूद नहीं है, कतई प्योर सिलिकॉन है, आपके पास सैंपल है और वो प्योर सिलिकॉन का बना हुआ है, उसके अलावा कुछ भी और उसमें नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सही है। तो ये हो गया प्योर सिलिकॉन, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। और वैसे तो मैं यहाँ पे मुझे ये लिखना चाहिए था प्योर सेमीकंडक्टर, बट मैंने कहा यार मैं सिलिकॉन की ही बात करूँगा, तो मैं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे हर जगह बस सिलिकॉन का नाम लेके ही आगे
बढ़ता रहूँगा। बाकी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आज जो हम सिलिकॉन के लिए पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल तो दुनिया के हर जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए है, बस ये सबके लिए अप्रोच थोड़ी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो हम अपना सिलिकॉन का नाम लेके पढ़ रहे हैं। तो प्योर सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल आपके पास है तो उसको कहोगे कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो एक्सट्रिंसिक क्या है, क्लियर हो गया। जो इम्प्योर है, जिसमें आपने सिलिकॉन के अलावा कुछ और एलिमेंट भी मिलाए हैं, थोड़े से, ये नहीं कि बहुत सारे डाल दिए, सिलिकॉन था बहुत सारा, उसमें जरा सी कोई और चीज़ मिला दी, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये हो गया इम्प्योर सिलिकॉन, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सम इम्प्योरिटी सम अदर एलिमेंट इज आल्सो एडेड, ठीक है। तो इम्प्योर सिलिकॉन का मतलब हो गया सिलिकॉन प्लस इम्प्योरिटी। अब ये नाम से ही क्लियर है, जो इम्प्योरिटी नाम दिया गया है इसका मतलब ये है कि थोड़े से अमाउंट में ही जो है वो कोई दूसरी चीज़ इसमें मिलाई गई होगी। अच्छा, तो क्या चीज़ मिलाते हो भाई इसमें, कुछ वो भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे। इसमें हम मिलाते हैं एल्युमिनियम या फास्फोरस, ठीक है। तो जब सिलिकॉन में एल्युमिनियम या फास्फोरस टाइप की चीज़ मिला दी जाए तो हम कहते हैं कि ये इम्प्योर सिलिकॉन हो गया और ये कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा जी, हमने कहा ठीक है, अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल लें तो उसका क्या बिहेवियर होता है उसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी किया जाएगा। अब ये दो ऐसे क्यों हैं, ऐसे प्योर सिलिकॉन को नहीं स्टडी कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में सिलिकॉन प्योर हमारे काम का नहीं होता है, इम्प्योर सिलिकॉन ही हमारे काम का है जब हम उसमें एल्युमिनियम या फास्फोरस मिलाते हैं। होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंडक्टर में तो एक ही टाइप का चार्ज कैरियर होता है, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन में अभी आप देखोगे दो टाइप के चार्ज कैरियर देखने को मिलेंगे, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल कह लो या वैकेंसी कह लो। तो ये जो इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है ना, ये उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों और होल्स की संख्या को घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐड करी जाती है। उसी से ही जो सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर जो है वो बदलता है, सही है। और फिर हम तमाम प्रकार की डिवाइसेस बनाते हैं उनसे, क्या, डायोड, ट्रांजिस्टर, इस तरीके की तमाम डिवाइसेस बनाई जाती हैं। चलो खैर, तो हमने कहा ठीक है भाई, हमारे काम के तो यही हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। लेकिन पहले इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर का क्या मामला है वो देख लिया जाए, फिर इस पे भी आ जाएंगे, सही। तो हमने कहा हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सिलिकॉन, ठीक, प्योर सिलिकॉन का डिस्कशन चल रहा है। अच्छा जी, क्या है भाई, देखो ऐसा है, सिलिकॉन जो है ये होता है 14 SI क्या 30 ऐसे कुछ होता है क्या, चलो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 होता है, ठीक है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 14 का ये मतलब हुआ कि इसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं हमें उससे मतलब नहीं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें उससे मतलब है। तो अगर हम लोग सिलिकॉन एटम कंसीडर करें तो सिलिकॉन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होंगे। जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाल दो निकाल दो तो बात अलग है, अदरवाइज नेचुरल स्टेट में सिलिकॉन एटम के पास 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा, ये 14 इलेक्ट्रॉन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 4। सबसे छोटा जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में n = 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल जो हो गया उसमें कितने हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और बहुत सी जगह पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इज 1s2, दिस इज 1s2 और सॉरी 2s2 2p6, और ये जो है ये आ गया 3s2 3p2, सही है। ऐसे करके आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। खैर, अब हमने क्या किया, अब हमने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल कंसीडर किया।
सिलिकॉन क्रिस्टल का मतलब, जैसे सिलिकॉन एटम मतलब सिंगल एटम है, क्रिस्टल का मतलब जिसमें अरबों खरबों की तादाद में खूब सारे जो है वो क्या सिलिकॉन एटम्स मौजूद हैं और सब एक प्रॉपर उन्होंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है। चाहिए, ऐसा नहीं कि सिलिकॉन के एटम अलग अलग उड़ रहे हैं, नहीं, सॉलिड लो ना तो उसमें सिलिकॉन के एटम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे जिसको कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस तरीके से एक सिलिकॉन का सैंपल आपने लिया। ठीक, तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसके अंदर क्या होता है, तो हमें ये बताया गया कि सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसमें सिलिकॉन एटम जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके रखते हैं। सही, तो क्या आपको पता है सिलिकॉन के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैं? कैसा होता है? टेट्रा, क्या टेट्राहेड्रल होता है, कुछ क्या होता है? अरे यार तुम लोग जो है वो कैसे, चलो ठीक है। सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा भी तो आपको मतलब उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, जो आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए था। अब हमने कहा भाई ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या होगा कि जो एक सिलिकॉन एटम है वो अपने अड़ोस पड़ोस दूर से सिलिकॉन एटम्स को देखेगा और उनके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके अपने इलेक्ट्रॉनों को उनके साथ शेयर करेगा, उनके को अपने साथ शेयर करेगा। ठीक है, और सबसे बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ शेयरिंग होगी, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग नहीं होगी। ये 2 और 8 जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आप मान लीजिए इनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इनका तो लेना देना सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन 4 इलेक्ट्रॉनों के थ्रू सिलिकॉन बाकी दुनिया से इंटरेक्ट करेगा, जिसमें अदर सिलिकॉन एटम्स भी शामिल हैं जो इस क्रिस्टल में मौजूद हैं। चाहिए, तो आपने क्या किया, ये बताया कि इन सिलिकॉन क्रिस्टल ईच सिलिकॉन एटम फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट की स्पेलिंग क्या होती है? LENT होती है ना, तो ये मैंने लिखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा तो मैंने पूछ लिया। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। हर सिलिकॉन एटम अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन एटमों के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। चाहिए, तो हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा यहाँ पे बना सकते हैं। 3 डायमेंशनल तो नहीं, उसको हम अपनी बोर्ड पे ही बिछा के बना लेंगे। 3 डायमेंशन में तो ऐसे एक सिलिकॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन अब वैसे तो हम यहाँ बना नहीं पाएंगे, तो हम तो ऐसे बना लेंगे कि एक सिलिकॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक्चुअल में वैसा नहीं होगा। अब मैं कॉपी पर 3D बना नहीं सकता, सॉरी बोर्ड पर नहीं बना सकता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको बोर्ड के प्लेन एक सिम्बॉलिक उसका रिप्रेजेंटेशन कर लूँगा। ये नहीं कहेंगे कि सर ये आपने तो ऐसा बनाया, एक्चुअल में ऐसे सिलिकॉन का क्रिस्टल नहीं होता। मुझे भी पता नहीं होता, बट मैं वो दूसरा बना नहीं सकता, इसीलिए मुझे मजबूरी में उसको एक प्लेन पर बिछा के बनाना पड़ेगा। तो इतनी बात जरा नोट कर लो, 2 लाइनें 4 लाइनें जल्दी से साफ साफ, फिर आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेयरिंग कैसे होती है वो देखते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल, और थोड़ा और क्लियर किया मैंने, एट वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर का मतलब ऑलमोस्ट 0 केल्विन मान लो। ठीक है, अब ये मैंने टेम्परेचर क्यों स्पेसिफाई किया, उसका कारण है कि ये हम जो अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये एक आइडियल सा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर जब हम रूम टेम्परेचर पे काम करेंगे, जैसे नॉर्मल हम वर्किंग करते हैं, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमको कुछ बॉन्डिंग में चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो हम उसकी बात करेंगे। अभी रूम टेम्परेचर की बात कर लेंगे। चाहिए, तो ये सिलिकॉन है एक एटम, इसने अपने पड़ोस में 4 सिलिकॉन एटम देखे और इसने कहा कि यार ऐसा है, मेरे सबसे बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने ये एक अपने 4 इलेक्ट्रॉन इधर 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 और इधर रखे। इनसे कहा यार तुम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लाओ इधर, और यहाँ पे मेरे साथ क्या कर लो, शेयरिंग कर लो, और ये कोवलेंट बॉन्डिंग कर लो। ठीक, बहुत बढ़िया हो गया, इसका बड़ा स्टेबल सा सिस्टम बन जाएगा। चाहिए,
और इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होगा। इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो बॉन्ड में कहीं पे फंसा हुआ नहीं है। ये 4 सबसे बाहर वाले, बाकी 10 अंदर हैं, वो तो वैसे ही न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं। ये 4 जो हैं, ये 4 इसने क्या किए, इधर उधर के साथ बॉन्ड बना के फंसा लिए। अच्छा, अड़ोसी पड़ोसी जो है उनका क्या है, तो अड़ोसी पड़ोसी में ये है। अब ये भी कोई ऐसा थोड़ी ना है, एक इसके पड़ोस में ये है, इसके पड़ोस में भी 4 लोग होंगे। ये क्या करेगा, अपने पड़ोस में और 4 लोगों के साथ और 3 लोगों के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बना के अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसके भी 4 थे, इसने एक इधर से शेयर किया और बाकी 3 इसने इन लोगों के साथ शेयर कर लिए। सही है, तो इसकी इन लोगों के साथ अपनी जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग करके इसने अपने इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर लिए सारे। ठीक है, और जितने भी ये सिलिकॉन एटम हैं, तो हर सिलिकॉन एटम अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या करेगा, पड़ोसी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करके अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता चला जाएगा। ठीक, ये देखिए, हर सिलिकॉन एटम अपने पड़ोसियों के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। ओके, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फंस जाएंगे। और हम ये बात करेंगे कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड में फंसे हुए हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों में से कोई भी ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन होगा जो मटेरियल के अंदर इधर से उधर आ जा सके। समझे, इस मटेरियल में एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो चार्ज को कैरी करने के लिए अवेलेबल हो। कल को तुम इस मटेरियल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और ये कहो कि भाई ऐसा हमें इस मटेरियल में चार्ज ट्रांसफ़र करना है, इधर से उधर ले जाना है, उधर से इधर ले जाना है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मना कर देंगे, कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास चार्ज है, लेकिन हम उस चार्ज को लेके इधर से उधर नहीं जाएंगे। हम चार्ज तो हैं, लेकिन हम चार्ज कैरियर नहीं हैं। सही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में फंसे होने के कारण बड़ा स्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये अपने अपने एटम को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, अपने बॉन्ड को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। इस समय इस मटेरियल में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो चार्ज कैरियर, कोई चार्ज कैरियर नहीं है। और हम कहेंगे कि इस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो इस समय है 0। और ये सेमीकंडक्टर इस समय बिहेव्स एज इंसुलेटर, ये इस समय एक इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगा। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से होके चार्ज का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। रीज़न समझ में आ ही रहा है सबको? बताया मैंने कि आज चार्ज को इधर से उधर जाने के लिए चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल तो होने चाहिए। तो पार्टिकल तो हैं बट मूव नहीं कर सकते इधर से उधर, सब फंसे हुए हैं, सब बॉन्ड्स में फंसे हुए हैं। मान लो इस सिलिकॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 यहाँ बॉन्ड में फंस जाते, 5वां फ्री होता तो वो इधर उधर चला जाता, आराम से करा देता चार्ज का ट्रांसफ़र, बट ये नहीं करा सकते। ठीक, तो हमने कहा चलो भाई ये तो अच्छी बात है, 0 केल्विन पे तो हमें काम करना नहीं है, हमें तो रूम टेम्परेचर पे काम करना है। तो रूम टेम्परेचर पर इस क्रिस्टल में क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जब आप आएंगे तो थर्मल एनर्जी अवेलेबल होगी। अच्छा, थर्मल एनर्जी एटॉमिक लेवल पे जब आप जाते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी मटेरियल ये इस टाइप का पार्टिकल होता है तो उसके पास टेम्परेचर के कारण 3/2 kT एनर्जी होती है। ठीक है, क्या होती है? 3/2 kT एनर्जी। तो हम लोग ये वहाँ से आता है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह पढ़ते हैं वहाँ से। ठीक है, तो 3/2 kT एनर्जी अवेलेबल होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये छोटे पार्टिकल जो है इनके पास थर्मल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और अब वो थर्मल एनर्जी से क्या होगा भाई? आज सोचिए, आज यहाँ पे टेम्परेचर 0 था, इनके पास कोई एनर्जी नहीं थी, अब तुमने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, एनर्जी आ गई, तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ना, हर बॉन्ड की अपनी एक सर्टेन एनर्जी होती है कि जितनी एनर्जी अगर उसे मिल जाए तो वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देता है, पता होगा आपको। ठीक है, तो अगर तुम रूम टेम्परेचर पे काम करोगे तो सिस्टम में, क्रिस्टल में कुछ थर्मल एनर्जी आ जाएगी और उस थर्मल एनर्जी के वाइब्रेशन के चलते
कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अपने बॉन्ड को छोड़ के बाहर निकल लेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स को छोड़ के बाहर निकलेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अपने अपने बॉन्ड को छोड़ के। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छोड़ के निकल जाएंगे, नहीं। 10-20 करोड़ हैं तो उसमें से 10-15 निकल गए इधर उधर, ठीक है। इधर उधर क्या इसी क्रिस्टल में घूमने लगेंगे, चाहिए। तो थर्मल एनर्जी अवेलेबल है और उस थर्मल एनर्जी के कारण सम इलेक्ट्रॉन्स लीव द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ेंगे और वहां से निकलेंगे, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ेंगे एंड विल क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। होल कह लो या वैकेंसी कह लो, एक ही बात है। ये क्या बात है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेंगे। बहुत आसान सी बात है, सब लोग समझ गए होंगे जब मैंने इतनी बात बोली कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलते ही वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। वो मटेरियल में, अभी ये इलेक्ट्रॉन मटेरियल में इधर उधर मूव करने के लिए फ्री नहीं है। जब ये यहाँ से निकल आएगा तो फिर वो इधर उधर जा सकता है, तो वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो जगह यहाँ रह जाएगी खाली जगह को ही तो वैकेंसी कहते हैं, सही है। आज यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, सब कुर्सियों पे जो है वो एक एक आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी अपनी कुर्सी से उठ के चला जाएगा तो फिर उसकी कुर्सी तो खाली हो गई, तो वैकेंसी तो बोलेंगे उसको। तो उस वैकेंसी को हम होल भी नाम दे देते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के कारण एनर्जी लेके अपने बॉन्ड को छोड़ के बाहर निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और साथ में एक वैकेंसी बनेगी। वैकेंसी को इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा वो इधर उधर जाके चार्ज का ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो जो वैकेंसी, जो खाली जगह रह जाएगी, वो खाली जगह भी चार्ज के ट्रांसफ़र में हिस्सा ले सकेगी, वो भी चार्ज के ट्रांसफ़र में कंट्रीब्यूशन अपना कर पाएगी। अच्छा, कैसे भाई, देखते हैं अभी। तो ये देखिए, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था, हाँ बिल्कुल। और इस सिलिकॉन क्रिस्टल में हर सिलिकॉन एटम ने अपने पड़ोसी 4 लोगों के साथ क्या कर रखा था, बॉन्डिंग कर रखी थी, ठीक है। ये यहाँ ये बॉन्ड बन रखे हैं भाई, लो। और इस सिलिकॉन एटम ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल के बाहर कर दिया और यहाँ पे अब रह गया एक इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंसी, समझे। वैकेंसी को हम होल भी कहते हैं और उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये H लिख दिया मैंने। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बनने से क्या फायदा हुआ, अब मटेरियल में चार्ज का ट्रांसफर करवाया जा सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज का ट्रांसफ़र करवाना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों लोग जो है वो चार्ज का ट्रांसफ़र करवाएंगे। आप कहोगे खाली जगह कैसे चार्ज का ट्रांसफ़र करवा सकती है, ये बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप बस ये मानिए कि हाँ, हमें बताया जा रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को इधर से उधर ले जा सकता है, वो हमें समझ में आता है। होल चार्ज को इधर उधर ले जा सकता है, हमें समझ में नहीं आता कैसे ले जाएगा, लेकिन ये ले जाता है, ठीक है। कैसे ले जाएगा वो समझाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे में ये बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। ये चार्ज कैरियर की तरीके से अब वर्किंग करेंगे और मटेरियल में चार्ज का इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाएंगे। अच्छा,
फ्री इलेक्ट्रॉन को लेके तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, फ्री हो गया, इधर उधर कहीं जाएगा, चार्ज को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करता रहेगा। होल को लेके क्या होगा वो अभी हम समझेंगे। आप पहले इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि होल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करवाता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होल के द्वारा कैसे करवाया जाता है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय होल्स। ठीक है, होल कैसे करवाएगा ये चीज़ हम समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने बताया कि यार ये देखो, ये सिलिकॉन है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ था। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सिलिकॉन है इसने क्या किया हुआ है, इसने इधर उधर जो है अपने बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये था होल। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया, ये बन गया कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। सही है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अलग है। अब ये यहाँ वैकेंसी है होल। ठीक, तो हमने ये कहा कि भाई ऐसा है, अगर हम यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों से पूछें कि भाई ये बताओ तुम क्या इधर उधर मूव कर सकते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे कि भाई ऐसा है, हम जो है वो अपने बॉन्ड से निकल नहीं सकते। ठीक है, हम बॉन्ड से निकल नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड से निकलने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन ऐसी थोड़ी ना, इतनी थोड़ी ना है कि हर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ी बहुत है। कुछ लोग निकल गए हैं, हम अभी फंसे हुए हैं, हम भाई बॉन्ड से निकल नहीं सकते। ठीक है, तो हमने इससे कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम बॉन्ड में रहते ही रहते अगर इधर उधर हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम, तो कहेगा नहीं। तो सब लोग समझ रहे हैं ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड में फंसे फंसे ही यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और जब ये बॉन्ड में फंसे फंसे ही यहाँ से यहाँ चला गया, तो ऐसे केस में क्या हुआ, नया सिस्टम इस इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट होने के बाद क्या बना वो देखिए, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि इधर इलेक्ट्रॉन थे, इधर था इलेक्ट्रॉन, यहाँ था होल, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर रह गई खाली जगह। समझे? तो अब जब बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड बना हुआ होता है किसी भी एटम में, न्यूक्लियस के राउंड ये इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होता है, तो उस क्लाउड में ही बस उसको एक जगह से दूसरी जगह चला जाना है, क्लाउड से बाहर थोड़ी ना निकलना। सही है, तो ये ईजिली जैसे ही आप थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह यहाँ पे लगाओगे, भाई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो ना तभी तो चार्ज का फ्लो होगा। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इस इलेक्ट्रॉन तुमने हल्का सा भी फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रॉन कहेगा अरे यार चलो फोर्स लग ही रहा है, इधर जाने में कोई समस्या ही नहीं है, तो इधर खिसक जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खिसक जाएगा। अब हुआ क्या कि चार्ज का ट्रांसफर तो हो गया, कैसे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर ही अंदर इधर खिसक गया है, तो निगेटिव चार्ज इधर से इधर खिसक गया, निगेटिव चार्ज का इधर से इधर खिसकना इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज का उधर से उधर आना। ठीक है, तो जब बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आएगा, शिफ्ट होगा, तो हमें यह लगेगा कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट आ गया है। वो पॉजिटिव चार्ज जो राइट से लेफ्ट आया है वो कौन है, होल। और फर्दर ऐसी और काम हो सकता है और ट्रांसफर हो सकता है, ये तो चेन बनी हुई है ना यार पूरी, बिल्कुल। अब आगे क्या हुआ, अब आगे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, अच्छा ये तो बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन इधर है होल इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल का टोटल सिस्टम है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे इधर आ गया तो ये इधर आ जाएगा, तो और फर्दर जो है वो शिफ्टिंग हो जाएगी, और फर्दर शिफ्टिंग हो गई। क्या शिफ्टिंग हो गई भाई, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड कंप्लीट और होल यहाँ आ गया। लो, तो बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनों की एक चेन बनती चली जाएगी और वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ट्रांसफर होते चले जाएंगे और इफेक्टिवली होल इधर से उधर जाता चला जाएगा। चाहिए, तो हम ऐसे में कहेंगे
कि फ्री इलेक्ट्रॉन ये तो हमारा एक नेगेटिव चार्ज कैरियर है, बिल्कुल सही बात है। और होल जो है ये बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरीके से बिहेव करेगा। इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, -e, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। और होल के पास जो चार्ज है वो कितना होगा, +e। ये क्या बात हुई, आप जब बॉन्ड में फंसा हुआ किसी इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजोगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आया है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कि जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आया। तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन है, ये होल ही तो है जो इधर से इधर आया है, समझे। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। और इसमें क्या हुआ कि अब आपका जो सेमीकंडक्टर है उसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर मौजूद हो गए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल, ठीक है। होल में अंदर ही अंदर कोई ये कह सकता है कि सर यहां भी तो इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है, ये आप होल का नाम क्यों दे रहे हो। तो मैं कहूंगा यार यहां पे हाँ ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता था कि इस मटेरियल में दो चार्ज कैरियर हैं, एक वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में मौजूद है। फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज के ट्रांसफर में हिस्सा ले सकता है और बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन भी चार्ज के ट्रांसफर में हिस्सा ले सकता है। तो तुमने कहा सर ऐसे ही बताओ ना, ये इलेक्ट्रॉन और होल क्यों कह रहे हो, कह दो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और दूसरा बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहूँगा कि उसमें समझाने में ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब मैं कहूँगा कि बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो पहले मुझे फिर यह भी बताना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड में फंसा हुआ वो इलेक्ट्रॉन जिसका बॉन्ड इनकम्प्लीट है, ठीक है, कि जिसके बॉन्ड में होने तो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन लेकिन वो अकेला मौजूद है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये तो बड़ी तकलीफ है, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन तो ये भी है या ये भी है। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, नहीं, क्योंकि अभी ये बॉन्ड कंप्लीट है। देखो जब ये यहां चला जाएगा उसके बाद तो ये शिफ्ट हो जाएगा, बट क्या अभी ये आदमी इधर से इधर आ सकता है, नहीं। तो बॉन्ड में फंसा हुआ हर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। बॉन्ड में फंसा हुआ वो इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ क्या है, वैकेंसी, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी कोई दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पे वो कर सकता है। या और बेहतर ऐसे समझाना पड़ेगा शायद कि भाई एक ऐसा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड में फंसा हुआ जिसके पड़ोस में एक खाली जगह मौजूद हो। समझे नहीं समझे। तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बॉन्ड में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एक कंडीशन है कि उसके पड़ोस में क्या होनी चाहिए, कोई खाली जगह होनी चाहिए, सो दैट वो शिफ्टिंग कर सके। अब पूरी इतनी बात समझाने से अच्छा है एक नाम दे दिया जाए होल, और सारी दुनिया को समझा दिया जाए एक बार ये सिस्टम। अब उसके बाद हर आदमी को पता है कि जब भी मैं होल की बात कर रहा हूं तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। इंटरनली तो पता है सबको कि यार इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का ट्रांसफर करवा रहा है, बट हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि किस कंडीशन में बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन चार्ज का ट्रांसफर करवा सकता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन ना कह के होल का नाम दे दिया है। चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि होल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस तरीके से करवाया जाता है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैरियर कंसंट्रेशन या कैरियर डेंसिटी की। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, किसी मटेरियल के अंदर चार्ज का ट्रांसफ़र करना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें अंदर चार्ज कैरियर चाहिए। अब चार्ज कैरियर कितने हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मटेरियल ऐसा हो सकता है जिसमें चार्ज कैरियर कम हो, कोई मटेरियल ऐसा हो सकता है जिसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा हो।
तो जाहिर सी बात है जिसमें चार्ज कैरियर कम होंगे वो उसमें कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, चार्ज का ट्रांसफ़र थोड़ा मुश्किल होगा, और जिसमें चार्ज कैरियर खूब सारे होंगे उसमें चार्ज का ट्रांसफ़र आसानी से होगा। तो हमारे लिए जो है वो चार्ज कैरियर्स की संख्या जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। तो हमने बताया कि हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कैरियर कंसंट्रेशन या कैरियर डेंसिटी, और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होती है, नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपने देखा किसी मटेरियल का वॉल्यूम, उसमें चार्ज कैरियर कितने हैं वो देखा, चार्ज कैरियर की संख्या देखी अपान वॉल्यूम कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है बात, जितने चार्ज कैरियर हैं वो देखो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, इसको आप आमतौर पे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अब मैंने कहा यार मेरे सेमीकंडक्टर में तो दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो उनका कंसंट्रेशन हमने अलग लिखा Ne, ठीक है, ये n के साथ मल्टीप्लिकेशन में E नहीं है, ये n के साथ नीचे E बस नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, और चूंकि हमारे मटेरियल में एक दूसरा चार्ज कैरियर भी है, कौन, होल, तो होल का जो कंसंट्रेशन है वो भी हम देखेंगे, तो वो हो गया NH, होल कंसंट्रेशन, सही है। अब मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी मैं कौन से सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, प्योर सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर यानी प्योर सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल्स की संख्या बराबर होगी। क्यों, बिल्कुल सिंपल है भाई, 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फंसे हुए थे, ना सैंपल में ना मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था और ना कोई होल था। जब आप रूम टेम्परेचर पे आए तो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को छोड़ के बाहर निकल गए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को छोड़ के निकलेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन अपने अपने बॉन्ड को छोड़ के निकलेंगे तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 100 ही होल बनेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो होल्स की संख्या है किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो बराबर पाई जाएगी। तो जब संख्या बराबर है तो कंसंट्रेशन निकालोगे वो भी सेम आएगा, तो Ne और NH क्या होंगे, बराबर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अच्छा, मैंने कहा जब ये दो चीज़ें बराबर हैं तो अलग अलग सिंबल क्या देना, एक ही सिंबल दे दो, इसको लिख दो Ni और इसको बोल दो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। Ni की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करनी चाहिए। क्यों, अरे सीधी सी बात है यार, आपके सैंपल का टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा, 0 होगा, तो उस समय एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी होल नहीं होगा, Ni क्या होगा, 0। जय तुम सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाओगे, सैंपल में थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अपने बॉन्ड को छोड़ कर निकलेंगे, तो उतने फ्री इलेक्ट्रॉन या होल उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो टेम्परेचर जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे Ni की वैल्यू भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। Ni बढ़ रहा मतलब Ne NH दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, अब Ni जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, उसका एक फार्मूला है हमारे पास, कहाँ से आया हमें उससे मतलब नहीं है, बस टेम्परेचर पर डिपेंडेंस दिखाने के लिए, और इजी फार्मूला है, आसानी से याद हो जाता है। ये देखिए Ni बराबर A(T)⁻3/2 e⁻(Eg/2kT। इसमें A कोई कांस्टेंट है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें टेम्परेचर पर डिपेंडेंस देखनी है। ये T दिख रहा है, कैपिटल T लिखा है तो सब लोग समझ जाएंगे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन वाला टेम्परेचर है, सेल्सियस वाला नहीं है, ठीक। और ये जो e⁻(Eg/2kT टर्म लिखा हुआ है इसमें K, ये कौन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और Eg ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, इसको आप बताते हैं कि भाई जैसे कोई भी बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर बॉन्ड से निकालोगे तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड या नेचर ऑफ जो भी एटम्स हैं जिनके बीच में वो बॉन्ड फंसा हुआ है, ठीक है, उस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी होती है, ये वही एनर्जी है। सिलिकॉन के बॉन्ड बने हुए हैं सारे, किसी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, बॉन्ड कंप्लीट था, अब उस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी का वो अमाउंट आपने मेजर किया और उसको Eg से रिप्रेजेंट किया,
ठीक है, ये देखिए लिखा है Eg क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो Eg है। ध्यान दो, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी है, ये नहीं कहा जा रहा है कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन था, उसको सिलिकॉन के उस क्रिस्टल से या उस सैंपल से ही बाहर निकालने की एनर्जी। नहीं, ये वो नहीं है, ये बॉन्ड से निकालना है, बस बॉन्ड से निकालना है, मटेरियल से बाहर नहीं निकालना है। बॉन्ड से निकलेगा और मटेरियल के अंदर इधर उधर अपना घूमता रहेगा। ठीक, तो हमने बताया कि वो एनर्जी है Eg। इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको बैंड गैप एनर्जी भी बोलते हैं। ये बैंड गैप एनर्जी ये क्या है अभी हम आगे देखेंगे। ये जब हम सिलिकॉन का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एनर्जी के कुछ लेवल्स को लेकर कुछ बैंड बनाए जाते हैं, हम उसकी बात अभी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब वो बैंड्स वगैरह का डिस्कशन होता है तो वहाँ पर ये Eg को कुछ बैंड्स के डिफरेंस के तौर पे दिखाया जाता है। मैंने कहा मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए तो मैं बस इसके नाम पे फोकस कर रहा हूँ। इसका नाम बैंड गैप एनर्जी है। अच्छा, क्यों है हमें नहीं पता और हम उचित समय आने पर उसकी बात कर लेंगे। ठीक, ये लिख दिया। अब देखो इसी Eg को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया पढ़ते हैं ध्यान से। एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। चाहिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो Eg है। सिंपल है यार, बॉन्ड में फंसे हुए दो इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो Eg एनर्जी दोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और बॉन्ड में होल बन जाएगा। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ और एक होल क्रिएट हुआ, चूंकि दोनों साथ में क्रिएट हुए हैं तो इसलिए आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ है। सही है, तो उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, Eg। सही है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको वैसे तो ठीक है कहीं पे यूज़ करना होता है तो लिखी होती है, ठीक है, दी गई होती है, बट फिर भी पता होनी चाहिए। कुछ 1.23 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन ऐसे होती है। ठीक है, बहुत से लोग इसको के को KB भी लिख देते हैं। सही है, चलो क्या, हमने सिर्फ के लिख दिया और इसका नाम बता दिया कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब ये जो नंबर की हमने अभी डिस्कशन करी कि यार ये जो कैरियर कंसंट्रेशन देखा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का बराबर था, उसको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन लिखा, तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन में। क्या मतलब, अरे हमने शुरुआत ही करी थी लास्ट क्लास में, तो उसमें एक आता V = IR ओम्स लॉ होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A या L/σA। तो वो जो रो होता है वो कहलाती है रेजिस्टिविटी और सिग्मा कहलाता है कंडक्टिविटी। तो वो जो कंडक्टिविटी है वो NE/NH इस पर डिपेंड करेगी। कैसे, वो देखिए, आपने कहा कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो है क्या कि जब आप किसी सेमीकंडक्टर की बात करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं। तो दोनों चार्ज कैरियर चार्ज का ट्रांसफर करवाने में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो कल को जब मटेरियल में करंट फ्लो होगी तो उसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉनों का रोल नहीं होगा, होल्स का रोल भी होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कंडक्टिविटी जो है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉनों का भी और होल्स का भी। ठीक, तो मैंने ऐसे लिखा कि मटेरियल की कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण जो कंडक्टिविटी है वो देख लीजिए और होल्स के कारण जो कंडक्टिविटी है वो देख लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको पूरे मटेरियल की नेट कंडक्टिविटी मिल जाएगी। चाहिए, चार्ज के ट्रांसफर के मामले में इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं। क्या मतलब, जब आप किसी मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और उसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कराना चाहेंगे, होल्स भी उसी डायरेक्शन में ही चार्ज को फ्लो कराना चाहेंगे, कोई उल्टा नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये -E और ये +E तो ये लोग एक दूसरे को अपोज करेंगे, नहीं, चार्ज के ट्रांसफर के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो नेट जो कंडक्टिविटी मटेरियल की मिलती है वो दोनों के कारण कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। अब सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण कंडक्टिविटी क्या होगी, यह है फ्री इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी।
या फ्री इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन Ne, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करिए और एक और क्वांटिटी आती है म्यू ई होती है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको मल्टीप्लाई करके आपको कंडक्टिविटी मिलती है। अब ये कहाँ से आया? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें भी होता है कि अगर आप किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी लिखते हैं तो उसको Ne इंटू म्यू करके लिखा जाता है। हमें उसकी बात अभी नहीं करनी है, ना हमें इससे मतलब है ये कहाँ से आया, क्यों आया, लेकिन ये चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर देखनी है तो फ्री इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन देख लो, फ्री इलेक्ट्रॉनों का चार्ज और उनकी मोबिलिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताती है कि किसी मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कितनी आसानी से इधर उधर जा सकता है। जिस मटेरियल में चार्ज कैरियर को मूव करने में मुश्किल होती है उसमें उसकी जो मोबिलिटी है वो कम होती है, और जिस मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर ईजिली मूव कर पाता है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो खैर, अब सिग्मा एच पे आ जाओ। सिग्मा एच क्या हो गया? होल्स का कंसंट्रेशन इनटू होल्स पे चार्ज, तो होल्स पे चार्ज भी वही है ई, और म्यू एच यानी कि होल की मोबिलिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों अलग अलग प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, दोनों की मोबिलिटी अलग अलग होगी। इनफैक्ट ये बात आप तुरंत समझ सकते हैं कि अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होगी। मोबिलिटी मैंने बताया, मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर कितना आसानी से चल सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ से हम मोबिलिटी को रिलेट करते हैं। अब ये बात बहुत आसान सी है कि यार कोई सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल था, उसमें एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकला, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और बॉन्ड जो है उसमें क्या है, खाली वैकेंसी, तो वो होल बन गई। अब अगर हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है उससे कहें मटेरियल के अंदर मूव करो, तो उसका सिंपल सा काम है, उसे किसी और से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अपना इजीली इधर उधर चलेगा। बट होल का जो मूवमेंट का सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। होल के मूवमेंट में क्या है कि पड़ोसी कोई बॉन्ड है उसमें फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड वहाँ से फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन चला है, या ये कह दो कि होल चला है। अब सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन मटेरियल में फ्रीली घूम रहा है तो उसका चलना आसान होगा, और कोई बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो ठीक है, उसको बॉन्ड के अंदर ही अंदर चलना है, बट जाहिर सी बात है कि उसका मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होती है कि जो ये होल हैं उनका मूवमेंट उतना ईजी नहीं होता है, तो इसलिए उनकी मोबिलिटी होती है कम, और फ्री इलेक्ट्रॉन वो ईजिली मूव करते हैं तो उनकी जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि यार नेट कंडक्टिविटी क्या हुआ मटेरियल की, इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ लिया। क्योंकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें Ne और NH क्या हैं, बराबर, Ni के बराबर हैं, तो आप इसमें रख दीजिए, इसको भी Ni रख दीजिए, इसको भी Ni रख दीजिए, तो Ni कॉमन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा Ni इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। इनफैक्ट मुझे एक काम करना चाहिए कि यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। कोई सेमीकंडक्टर अगर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है होल हैं, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी हमको कैसे लिखनी है, और फिर अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस होगा तो उसमें कंडक्टिविटी को ऐसे लिखा जा सकता है। भाई ऐसे भी तो सेमीकंडक्टर अभी हम पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे ही कि जिनमें Ne और NH बराबर नहीं होंगे, तो Ne और NH बराबर नहीं होंगे, ये होगा। अभी हमने जो दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं ना, कौन से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, मैंने लिखवाया था आपको, सिलिकॉन में इम्प्योरिटी के नाम पर एल्युमिनियम, फास्फोरस ये मिलाए जाते हैं। तो जब एल्युमिनियम या फास्फोरस मिलाए जाते हैं तो इन दैट केस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और होल हैं उनकी काउंट बराबर नहीं रह जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से ज़्यादा हो सकती है, होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो सकती है। तो उस केस में ये तो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि NeNH बराबर नहीं है, बट ये तो लगेगा ना, चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ करेक्शन कर दिया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि किसी सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी ऐसे लिखेंगे, और अगर वो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है यानी प्योर है तो उसकी हम कंडक्टिविटी ऐसे लिखेंगे, चाहिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने बात करी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है, और प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है।
और इसमें ख़ास बात क्या थी कि सिलिकॉन ही सिलिकॉन था, कोई और मौजूद नहीं था। और सिलिकॉन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो भी मैंने बताया कि भाई उसमें हर सिलिकॉन एटम पड़ोसी 4 सिलिकॉन एटम के से सराउंडेड होता है और उनके साथ बॉन्ड बना रखा होता है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग चल रही होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, टेम्परेचर के कारण थर्मल एनर्जी के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को छोड़ के निकल लिए, तो क्या हो गया, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और होल बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, होल भी चार्ज का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन देखा, बराबर मिला, उसको Ni लिख लिया, Ni का T पे डिपेंडेंस लिख दिया। ठीक है, और जो मटेरियल की कंडक्टिविटी है वो बता दी। सही। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर की, जिसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन में कुछ दूसरे एलिमेंट मिलाते हैं, बहुत कम संख्या में ही मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि सिलिकॉन में कोई दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा मिला दी, नहीं, थोड़ी बहुत ही डाली जाएगी। नाम बताए गए थे एल्युमिनियम और फास्फोरस। अब ये जो इम्प्योरिटी या जो भी दूसरे एलिमेंट सिलिकॉन में मिलाए जाएंगे, इनको मिलाने का पर्पस जो है वो ये है कि जो सिलिकॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में बैलेंस बना हुआ है, क्या, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही होल, उस बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से ज़्यादा कर दी जाए या होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा कर दी जाए। ये ऑब्जेक्टिव है दूसरे जो भी हम एलिमेंट मिलाएंगे उनका। अच्छा, तो जब हम कोई दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे या होल ज़्यादा हो जाएंगे, और हम उसको कहेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ दूसरी चीज़ें मिलाते हैं, ऑब्जेक्टिव वही जो अभी मैंने बोला, उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन और होल उनकी संख्या में जो बैलेंस है उसे डिस्टर्ब करना है, तो ध्यान ये रखना होता है कि जो सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कि कोई भी एक सिलिकॉन है, उसको 4 दूसरे सिलिकॉन ने घेरा हुआ है हर तरफ से, एक यहाँ एक सिलिकॉन, एक यहाँ सिलिकॉन, एक यहाँ और यहाँ पे बीच वाला। ठीक है, इस टाइप से सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। तो आप जब दूसरी कोई चीज़ें इसमें मिलाएंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहना चाहिए। अच्छा, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉल्स अरेंज कर दूँ, ठीक है, कहूँ ये इनका सिस्टम पूरा, इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब कुछ और बॉल्स ला के वहाँ डालूँ तो जाहिर सी बात है कुछ और बॉल ला के जब डालोगे तो वो बीच बीच में घुसेंगी, तो बीच बीच में घुसेंगी तो वो जो सिस्टम स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको डिस्टर्ब करेंगी, उसमें डिफेक्ट क्रिएट करेंगी। क्यों, सही है नहीं सही है? अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉल सजा के रख देता हूँ, ठीक है, और कहता हूँ ये इनका प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक, ये इस टाइप से, ये देखिए ये बॉल सजा के रख दी हैं ऐसे, ये अरेंजमेंट है, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है वो कुछ और बॉल्स यहाँ पे मिलानी है, इनमें काली बॉल्स मिलानी है। अब काली बॉल तुमने डाली यहाँ पे, अब यहाँ पे घुसेड़ दी उस काली बॉल को, यहाँ पे घुसेड़ दिया, तो वो इस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करेगी। हमें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जब आप क्रिस्टल बना रहे होंगे उसी समय ही आपको दूसरे जो एलिमेंट है उनको मिक्स करना पड़ेगा। क्रिस्टल बनाने के बाद नहीं डालेंगे दूसरी चीजें, जब क्रिस्टल बन रहा होगा तभी आपको जो है दूसरी चीजें भी उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स करनी पड़ेंगी। जब आप ये अरेंजमेंट बना रहे थे उसी समय ही आपको क्या करना है कि भाई ये सफ़ेद बॉल्स हैं, ठीक है, और ये सफ़ेद बॉल हैं, ठीक है, इन्हीं में ये काली बॉल लगा दी, लो ये सफ़ेद बॉल हैं, सफ़ेद बॉल हैं, सफ़ेद बॉल हैं, इन्हीं में एक काली बॉल लगा दी। समझे नहीं समझ गए? तो अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब क्रिस्टल बनाया जाता है, ठीक है, उसी समय ही उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती हैं, बाद में इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं करी जाती हैं। सही है? ये एक बहुत सिंपल सी बेसिक बात है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक, ये देखिए
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक कह लो या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कह लो, एक ही बात है। ठीक, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, हम सिलिकॉन में दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक एल्युमिनियम और एक फास्फोरस। ठीक, सिलिकॉन जो है जब इसमें हम एल्युमिनियम को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे भी कहते हैं कि ये एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, और फास्फोरस को ऐड करेंगे तो हम इसको कहेंगे ये एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, सिलिकॉन के पास क्या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं 2 8 4। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, 13Al27, तो उसमें 2 8 3, तो इसके सबसे बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फास्फोरस जो है वो होता है 15 इलेक्ट्रॉन वाला, 15p30 31। अच्छा चलो 31 सही। तो हमने कहा भाई ऐसा है 15, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे केस में इसमें 2 8 और 5, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे बाहर वाले सेल में, इसमें होते हैं सब 3 और इसमें होते हैं 5। तो इनमें और इसमें फ़र्क यही है, इसके सबसे बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इसमें 5, तो इसको कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अच्छा, और इसमें होती है, ये है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक, अब क्या होता है एल्युमिनियम या फास्फोरस को मिलाने से, तो हम दोनों को नहीं मिलाएंगे एक साथ कि सिलिकॉन बना रहे थे उसमें एल्युमिनियम भी डाल दिया उसमें फास्फोरस भी डाल दिया, ये भी कर सकते हैं, किया जाता है, ये भी किया जाता है, बट हम अलग अलग ही डिस्कस करेंगे। एक बार हम ऐसा केस लेंगे जब सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते समय उसमें एल्युमिनियम थोड़ा सा मिला दिया गया है, और एक बार ऐसा केस जब सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते समय उसमें थोड़ा सा फास्फोरस मिला दिया है। ठीक, तो जब हम सिलिकॉन में फास्फोरस ऐड करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब सिलिकॉन में एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो नाम दिए गए हैं वो इस बेसिस पे दिए गए हैं कि जब आप सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाओगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या होल्स से ज़्यादा हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स से ज़्यादा हो जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिवली चार्ज कैरियर, वो ज़्यादा हो जाएंगे, होल यानी पॉजिटिवली चार्ज कैरियर से, तो इसीलिए यहाँ पर इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब सिलिकॉन में एल्युमिनियम ऐड करोगे और फिर क्रिस्टल बनाओगे तो इसमें होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो जाएगी, होल मतलब पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मैंने ठीक है भाई, पहले मैं सिलिकॉन प्लस फास्फोरस वाला केस जो है वो पढ़ लेता हूँ, यानी कि एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी देख लेते हैं जी। तो बात हो रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक, वाइल, अब ये लिख देता हूँ मैं बात, क्योंकि जो मैंने अभी बात बोली थी वो तो याद नहीं रहेगी, तो एक लाइन लिख देते हैं बस। ठीक है, वाइल फॉर्मिंग क्रिस्टल मिक्स सम फास्फोरस विद सिलिकॉन, ठीक है, सो दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाने के बाद भी होना चाहिए। तो अब जब हम ये कहते हैं कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर वही रहेगा, तो जब मैंने ये बताया कि सफ़ेद बॉल बना रहे थे तो बाद में सफ़ेद बॉल सजा रहे थे, तो बाद में काली बॉल बीच में नहीं डालेंगे, बल्कि पहले ही सजाते समय ही सफ़ेद बॉल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पे जहाँ सफ़ेद बॉल होनी चाहिए थी वहाँ काली बॉल लगा देंगे, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस बीच बीच में काली काली बॉल आपको दिखाई देने लगेगी। तो यही काम होगा इसमें
कि ओवरऑल तो सिलिकॉन का ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, बस कुछ साइट्स ऐसी रहेंगी, कुछ पोजीशंस ऐसी रहेंगी जहां सिलिकॉन की जगह फास्फोरस आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो हमने कहा यार ऐसा है कि चूंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर वही रहा प्योर सिलिकॉन का, तो एट सम साइट्स सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय फास्फोरस पी। कुछ साइट्स ऐसी मिलेंगी जो क्रिस्टल है, जैसे प्योर सिलिकॉन में तो हर साइट पे सिलिकॉन बैठा है, बट जब सिलिकॉन में फास्फोरस मिला के क्रिस्टल बनाया तो ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो वही रहा, बट कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहां पर सिलिकॉन की जगह फास्फोरस बैठा हुआ आपको मिलेगा। अच्छा, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन पड़ोसी एटम्स के साथ घिरा हुआ होता है। सही है? हाँ बिल्कुल, यही पढ़ा हुआ है हमने। तो भाई मेरे, अब इस क्रिस्टल में कहीं कहीं पर सिलिकॉन की जगह फास्फोरस को डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सही, तो हमने कहा भी ऐसा करो, ये देखो ये सिलिकॉन बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक, ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। अब इसमें क्या हुआ, किसी एक साइड पर सिलिकॉन की जगह फास्फोरस आ गया। लो ये साइड ले ली, इस साइड पर सिलिकॉन की जगह क्या डाल दिया, फास्फोरस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम मेंटेन नहीं किया तो जो भी चीज़ आप आगे पढ़ने जा रहे हैं वो सारी पढ़ाई, सब चीज़ बेकार हो जाती है, फिर वो सब कुछ अप्लाई नहीं होगा जो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अब क्या होगा, कुछ नहीं यार, अब होना ये है कि जैसे सिलिकॉन होते हैं, ये सिलिकॉन क्या कहते हैं, अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यस बिल्कुल बनाते हैं। तो ये सिलिकॉन अपने पड़ोसियों के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये फास्फोरस भी उनकी जगह से ही क्या बॉन्ड बनाने लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये बॉन्ड बनाने लगेगा, खूब बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होने वाला है, ये सब लोग समझ गए होंगे कि भाई हमारे पास ये जो फास्फोरस है ये अपने अड़ोस पड़ोस देखेगा तो इसको 4 सिलिकॉन एटम दिखाई देंगे। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे ये उनको उनके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग में एडजस्ट करेगा कि भाई सारी दुनिया कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रही है अपने पड़ोसी 4 लोगों से, मुझे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस फास्फोरस के पास 4 नहीं 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें से जो 4 हैं वो तो पड़ोसियों के साथ बॉन्डिंग में सेट हो जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस है। ठीक है, ये मैंने ई बनाया और इसके बारे में लिखा दिस इज 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ पी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि फास्फोरस कहेगा कि यार ऐसा भाई मेरे तो वो 8 हो गए पूरे, 4 मेरे अपने और 4 मैंने पड़ोसियों से शेयरिंग कर ली, और मेरी तो भाई मोस्ट स्टेबल जो है वो अरेंजमेंट मेरी बन गई है, और तुम्हारे यहाँ होना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हें रखना, तुम्हें होल्ड करना, उससे मुझे को परेशानी होगी। मैं तो इन 8 लोगों से सेटिस्फाई हूँ, 4 अपने 4 पड़ोसियों की। ठीक है, तो ये फास्फोरस कहेगा कि भाई ऐसा है, तुम अपना इधर उधर टहल लो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फास्फोरस इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। सही है, या ऐसे भी कहा जा सकता है, एक्चुअल में इसमें ऐसे होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फास्फोरस से बंधा हुआ तो रहेगा, एट्रैक्शन के जाल में फंसा हुआ तो होगा फास्फोरस के, लेकिन वो एट्रैक्शन बड़ा कमज़ोर होगा, बहुत कमज़ोर एट्रैक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस फास्फोरस से जो बंधा हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या जो एट्रैक्शन है उससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में फंसा हुआ है, इससे कहो तुम इस बॉन्ड से निकलो, तो कहेगा मुझे 1 eV एनर्जी दो, तब मैं निकलूंगा यहाँ से। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फास्फोरस से बहुत हल्के से ही अटैच्ड होगा, इससे पूछोगे तो बोलेगा ऐसा है मुझे तुम 0.01 eV एनर्जी भी दे दोगे तो भी मैं इस फास्फोरस को छोड़ के निकल जाऊंगा। कितना? 0.01। इसके कंपैरिजन में 1/100 एनर्जी से ये निकल जाएगा। अब हम तो रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी तो है ही। ठीक है भाई, थर्मल एनर्जी है तो थर्मल एनर्जी इतनी तो नहीं होती कि इन इलेक्ट्रॉनों को सबको निकाल दे अपने अपने बॉन्ड से बाहर, लेकिन थर्मल एनर्जी इतनी जरूर होगी कि अगर ये फास्फोरस कहेगा कि भैया ऐसा इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 0.01 eV एनर्जी दो, तो उतनी तो मिली जाएगी।
तो जितने भी फास्फोरस यहाँ पे होंगे इस क्रिस्टल में, वो सारे के सारे फास्फोरस अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देंगे, अपने से अलग कर देंगे, और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये खास बात हुई है यहां पर कि यहां पर फास्फोरस ने जो 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे दिया, मटेरियल को दे दिया, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बना के, इसके करस्पॉन्डिंग कोई होल नहीं है। अगर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो साथ में एक होल भी क्रिएट होगा, लेकिन इस 5वें इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग कोई होल क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, होल जनरेट नहीं होगा। तो ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड, ठीक है, नो करस्पॉन्डिंग होल, कोई करस्पॉन्डिंग होल नहीं होगा। और जितने भी फास्फोरस आप यहां मटेरियल में डालेंगे, सारे के सारे फास्फोरस अपना 5वां इलेक्ट्रॉन मटेरियल को दे देंगे। ये नहीं कि 100 फास्फोरस डाले थे तो 50 फास्फोरस ने कहा अच्छा मैं अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने के लिए छोड़ देता हूं, और 50 कहते नहीं हम तो उसे बांध के रखेंगे ना, सारे के सारे फास्फोरस ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करवा देंगे। अच्छा, हम यहां पर फास्फोरस को ऐसे में एक स्पेशल नाम भी देते हैं। फास्फोरस जो है वो यहां पे कहलाता है डोनर। डोनर काय का? डोनर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस कहलाएगा डोनर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फास्फोरस इस क्रिस्टल में जब सेट होगा तो ये क्रिस्टल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, चाहिए। और आप ऐसे में फास्फोरस को पूरा नाम दोगे डोनर इम्प्योरिटी। ये क्या? डोनर इम्प्योरिटी कहलाएगी। जो 5 इलेक्ट्रॉनों पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है वो डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। और वो जब मटेरियल में सेट होती है तो वो क्या करती है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन मटेरियल में डोनेट कर देती है। अब यहाँ पर इस मटेरियल में हम ये पाएंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होल्स से क्या हो जाएगी? ज़्यादा। फ्री इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन होल्स से ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे में हम इस मटेरियल में ये कहेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो मेजॉरिटी कैरियर हैं। भाई जिनकी संख्या ज़्यादा वो मेजॉरिटी, और जिनकी संख्या कम कौन? होल, वो क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी कैरियर कहलाएंगे। और जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है कौन सा? ये वाला। ये ध्यान रखना है, जितने फास्फोरस डालोगे हर फास्फोरस अपना 5वां इलेक्ट्रॉन मटेरियल को डोनेट करेगा, चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सही से साफ साफ और जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। बात कही कि भाई हमारे पास जो फास्फोरस हैं उनको डालने से फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होल से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर एक चीज़ पहले लिखेंगे, डोनर कंसंट्रेशन। डोनर कंसंट्रेशन जिसको आप ND से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह है नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जितने फास्फोरस एटम आपने डाले वो नंबर देखिए, वॉल्यूम देखिए, नंबर को वॉल्यूम से डिवाइड करिए तो क्या मिल गया? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसको आप ND से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, और ईच फास्फोरस एटम, हर फास्फोरस एटम ये डोनेट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन, सही है। तो ऐसे में जितने फास्फोरस आपने डाले उतने एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, समझे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अब इस मटेरियल में वो होल्स से ज़्यादा हो जाएगी। NH से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। कितना ज़्यादा हो जाएगा?
Ne बराबर होगा NH प्लस Nd। जितने डोनर डालोगे उतने एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिले ना, उनके करस्पॉन्डिंग कोई होल नहीं मिला तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से Nd ज़्यादा हो जाएगी। अब हम यहाँ पर यह बात कहेंगे कि जब इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है, इम्प्योरिटी इज एडेड, ठीक है, कौन सी? डोनर इम्प्योरिटी इज एडेड, ठीक है, तो ऐसे केस में जो Ne की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है और Ne की वैल्यू Ni से क्या हो जाती है? बड़ी सिंपल। अरे तुम डोनर नहीं डालोगे तो Ne Ni के बराबर होगा ना, तो डोनर डाल दिए तो फ्री इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दिया तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ni से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अब हमें एक बात ये भी बताई जाएगी कि जब हम डोनर डालेंगे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो होल्स की संख्या जो है वो अपने आप थोड़ी सी कम हो जाती है। बिना डोनर्स के जितने होल होने चाहिए मटेरियल में, डोनर डाल दोगे तो होल्स की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, NH की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज, और NH की वैल्यू जो होगी वो Ni से कम हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जब डोनर नहीं थे, प्योर सेमीकंडक्टर था, तो पता चला NeNH दोनों क्या था? 100, और जब तुमने डोनर डाले तो क्या हुआ? तो पता चला कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो गए 100 से ज़्यादा, तो होल हो गए 100 से कम। ऐसा होगा। अच्छा, हमने कहा भाई ऐसा क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ रहे हैं वो तो समझ में आता है, होल कम क्यों कर हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन की एक रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप की प्रोसेस टाइप का चल रहा होता है, और जिसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए Ne की वैल्यू जब बढ़ती है तो NH को कम होना पड़ता है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि Ne और NH का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है और वो Ni² के बराबर फिक्स रहता है। जब आप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो Ne की वैल्यू बढ़ेगी तो NH की वैल्यू अपने आप घटेगी, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन को फिक्स रखना होता है। अब ऐसा क्यों है मैंने कुछ बोल के बता दिया, लिख के समझा सकता हूँ, बट मुझे लगता नहीं उसकी ज़रूरत है। क्या? इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन का एक रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। आपको सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी है, वो काफ़ी है। क्या मतलब? कुछ वैल्यू लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कहीं पर प्योर सिलिकॉन था और प्योर सिलिकॉन में Ne और NH की वैल्यू बराबर थी और वो Ni के बराबर थी, और ये वैल्यू थी 100 होती नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है, 10 की पावर 15, 10 की पावर 20, ऐसे 20, लेकिन हमने ऐसे ही वैल्यू 100 ले ली। अब देखो क्या हुआ, अब तुमने इसमें फास्फोरस ऐड किया, तो फास्फोरस ऐड करोगे तो Ne की वैल्यू बढ़ेगी और NH की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिक्स रहेगा। आप अगर यहाँ पर फास्फोरस ऐड करते हैं और फास्फोरस ऐड करके होल्स की संख्या को बढ़ाते हैं तो होल्स की संख्या आपने 100 से बढ़ा के मान लो कर दी 200, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, होल्स बोल दिया मैंने, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या 100 से बढ़ा के क्या कर दी? 200, तो होल्स की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। समझे? कितनी हो जाएगी? कितने होल हो जाएंगे? 50। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले क्या था? 100 × 100 10,000, अब भी इनका मल्टीप्लिकेशन Ni का स्क्वायर यानी 10,000 ही रहना चाहिए। तो अगर ये है 200 तो NH कितना होगा? 50। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों के नंबर में, एक हो गया 200 दूसरा हो गया 50, ये चीज इससे एक्स्ट्रा हो गई है, वो किसके कारण हुई है? डोनर्स के कारण। तो तुमने कितने फास्फोरस यहां पे डाले होंगे? कोई बता सकता है Nd की वैल्यू क्या होगी? 150। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से जो एक्स्ट्रा है वो किसके कारण है? डोनर के कारण है। तो आपने यहाँ पे कितने डोनर डाले होंगे? 150 डोनर डाले होंगे, तभी यहाँ पे क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से 150 150 ज़्यादा हो गई है। समझे? तो ये सिंपल, इसको मैंने कोई फार्मूला या कैलकुलेशन कर नहीं, एक मैंने केस लेके बताया, कुछ वैल्यू लेके बताया, सो दैट हम थोड़ा सा समझ सकें कि जब प्योर सिलिकॉन था तब Ne NH कितने थे? बराबर 100 और 100।
डोनर डाले तो Na की वैल्यू बढ़ी तो NH की वैल्यू ऑटोमेटिकली घटी, और इसका बढ़ना और इसका घटना वो इस रूल के हिसाब से होगा। मल्टीप्लिकेशन फिक्स रहेगा। Na को तुमने 100 से 200 कर दिया तो NH अपने आप 50 हो जाएगा, सो दैट पहले भी मल्टीप्लिकेशन यानी Ni स्क्वायर 10,000 हो, अब भी मल्टीप्लिकेशन 10,000 हो, और जो डिफरेंस है वो ये बताएगा कि आपने 150 जितना डिफरेंस है उतना आपने क्या डाले होंगे, डोनर। ND बराबर Ne माइनस NH यानी कि 150 चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें ऐसा मतलब वैसे तो समझना कठिन, लेकिन मतलब हमने जितनी चीज़ मान लीजिए हम बस इसको याद कर लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत तकलीफ हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि आप सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिलाएंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। एल्युमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसके सबसे बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2, 8, 3, सबसे बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब एल्युमिनियम और सिलिकॉन इन्हें मिक्स किया गया, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा था, एल्युमिनियम बहुत ज़रा सा था, और मिक्स करके फिर क्रिस्टल बनाया। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वही था जो सिलिकॉन वाला होता है, बस कुछ साइड्स उसमें ऐसी मिलेंगी जिसमें होना चाहिए सिलिकॉन, लेकिन उनकी जगह पे कौन आ गया है, एल्युमिनियम। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो वही सिलिकॉन वाला जो स्ट्रक्चर है वही होता है जिसमें किसी एक एटम को पड़ोसी 4 एटमों के द्वारा घेरा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस टाइप से आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। ये सिलिकॉन है, ठीक, और इधर एल्युमिनियम आ गया, इधर सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन, ये देखिए खूब सारे सिलिकॉन जो है वो हैं, और किसी एक जगह पे क्या हुआ, सिलिकॉन की जगह एल्युमिनियम बैठा हुआ था। सही। अब क्या होता है, अब ये जो एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम क्या करेगा, ये एल्युमिनियम अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई 4 एटम के साथ बॉन्डिंग करनी है और इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 एटमों के साथ तो बॉन्डिंग कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का और एक सिलिकॉन का, इधर एक एल्युमिनियम का और एक सिलिकॉन का, इधर एक एल्युमिनियम और एक सिलिकॉन, और चौथी तरफ जो सिलिकॉन है इसका तो इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे यहाँ पर है वैकेंसी, यानी यहाँ पर क्या है, होल। तो हर एल्युमिनियम एटम जो है जिस साइड पर प्रेजेंट है वो अपनी जगह पर एक होल क्रिएट करवा देगा। आमतौर पर होल कब क्रिएट होता है, जब किसी बॉन्ड में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है अपने बॉन्ड से निकल के घूमने लगे, तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक होल क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। यहाँ पर सिर्फ होल मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो 1 होल इज क्रिएटेड पर एल्युमिनियम एटम, एक एल्युमिनियम एटम एक होल क्रिएट कर देगा। अच्छा जी, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो होल्स की संख्या है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एल्युमिनियम एटम जब यहाँ पे आया है तो ये सिस्टम में, इस क्रिस्टल में होल्स की संख्या को फ्री इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा करवा देगा। पहले इलेक्ट्रॉन और होल बराबर बराबर थे, अब क्या हुआ, अब होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर एक एल्युमिनियम एटम डालोगे तो एक ऐसा होल होगा जिसके करस्पॉन्डिंग कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ओवरऑल देखोगे तो होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसे 100 एटम तुमने डाल रखे हैं तो होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉनों से 100 ज़्यादा हो जाएगी। जितने एल्युमिनियम एटम होंगे उतना ही एक्स्ट्रा पाए जाएंगे कौन, होल। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो एल्युमिनियम को एक स्पेशल नाम देते हैं, एल्युमिनियम को नाम देते हैं
एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। जैसे फास्फोरस जो है वो कहलाता था डोनर इम्प्योरिटी, वैसे ही जो एल्युमिनियम है ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाएगा। एक्सेप्टर इसको क्यों कह रहे हैं, वो इसको ऐसे कहा कि यार अगर यहाँ सिलिकॉन होता और इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता और एक होल बना। अब उसकी जगह एल्युमिनियम है, तो हम इसको यूं सोचेंगे जैसे इस एल्युमिनियम ने जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए था उस फ्री इलेक्ट्रॉन को गायब कर लिया, ले लिया हमसे। होना चाहिए था वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन की जगह एल्युमिनियम मौजूद है। तो हम ये मानेंगे कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसको एल्युमिनियम ने ले लिया है। फास्फोरस फ्री इलेक्ट्रॉन देता था तो वो डोनर, एल्युमिनियम फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये एक्सेप्टर कहलाया। ठीक है, तो एल्युमिनियम कहलाएगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब हमने ये बात कही, हम यहाँ पे एक एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन लिखेंगे Na, ये एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन या एक्सेप्टर डेंसिटी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्या जो एक्सेप्टर एटम्स हैं, एल्युमिनियम एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ Al एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। अच्छा जी, और एक्सेप्टर डालने से क्या होगा, एक एक्सेप्टर के कारण एक होल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि अब होल्स की संख्या जो होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो जाएगी। और कितनी ज़्यादा हो जाएगी, NH माइनस Ne बराबर क्या होगा, Na। चाहे ऐसे लिख लो या यूं लिख लो, NH बराबर Ne प्लस Na। सही है। हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया था कि जब आप फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो होल्स की संख्या ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। और कुछ इक्विलिब्रियम होता है, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन का कुछ इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, जिसके चलते Ne इंटू NH की वैल्यू फिक्स रहती है Ni स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बाई एडिंग एल्युमिनियम होल्स की संख्या क्या होगी, NH का वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो Nie की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। और इस तरीके से काम होगा कि Ne इंटू NH की वैल्यू कांस्टेंट रहे, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, Ni स्क्वायर। जब हम होल्स की संख्या बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप कम हो जाएंगे। वैल्यू लेके बात कर सकते हैं कि कहीं पर प्योर सिलिकॉन था और प्योर सिलिकॉन में जो Ni था, Ne बराबर NH बराबर क्या था, Ni, और ये इक्वल टू था मान लीजिए 40 या 20 कर देते हैं लोग, ये 20 कर दिया। चाहिए। अब क्या हुआ, अब आपने इसमें एल्युमिनियम ऐड करिए, ऐड एल्युमिनियम। तो जब एल्युमिनियम ऐड करोगे तो उससे NH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो NH की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 20 और Ne की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, Ne की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 20। और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है Ne इंटू NH वो अब भी क्या Ni स्क्वायर यानी कि 400 ही रहेगा। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो NH है इसकी वैल्यू हो गई है 40, तो NH अगर 40 हो गया है तो Ne कितना हो जाएगा, 10, तभी तो दोनों की वैल्यू 400 हुई, मल्टीप्लाई हो गया तो 40 इंटू 10। तो ऐसे में जो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है वो कितना रहा होगा, ये जो होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा है, 30 एक्स्ट्रा है, वो क्यों है एक्स्ट्रा, एक्सेप्टर के कारण, एल्युमिनियम के कारण। तो जो एल्युमिनियम एटम्स का कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, 30 होगा। तो Na बराबर NH माइनस Ne यानी कि 40 माइनस 10 यानी कि 30। आप और एक्सेप्टर और बढ़ा दो, आप एल्युमिनियम और ज़्यादा डाल दो, एल्युमिनियम और ज़्यादा डाल दिया आपने, तो आपने पता चला कि NH की वैल्यू पहुंचा दी 100। तो NH अगर 100 हो गया तो Ne कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 400 पे फिक्स मेंटेन करनी है। तो ऐसे केस में जो Na है वो कितना हो जाएगा, NH माइनस Ne यानी कि 96। समझे। तो ऐसा नहीं है कि पहले NH जो है वो 20 था और अब NH 40 हो गया,
तो NH को 20 से 40 करना है तो एक्सेप्टर आपने 20 डाले होंगे, नहीं देखे ना, शुरुआत में NH क्या था 20, अब NH कितना हो गया 40, तो ये 20 बढ़ गया। तो 20 बढ़ गया तो कोई कहेगा कि हमने शायद एल्युमिनियम एटम 20 डाल दिए होंगे, नहीं, एल्युमिनियम एटम अपन 20 नहीं डाले हैं, कितने डाले हैं 30। समझे क्यों? क्योंकि जब हम एल्युमिनियम डालेंगे तो NH बढ़ेगा, Ne घटेगा, और ये जो आपका रिलेशन है Ne इंटू NH बराबर Na स्क्वायर, इसको फिक्स मेंटेन रखना है। सही है। तो हम यहाँ पर इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उसको P टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और इसमें हम ये कहेंगे कि जो होल हैं वो इसमें हो जाएंगे मेजॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगी, तो होल हो गए मेजॉरिटी कैरियर, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए माइनॉरिटी कैरियर। और होल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स की संख्या ज़्यादा हो गई है नेगेटिवली चार्ज से, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर डोमिनेट करेगा इस मटेरियल में, तो इस मटेरियल को हम P टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। N टाइप पहले बात हो गई थी, P टाइप की बात अब हो गई है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये जो N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में हमने अभी जैसे देखा कि आपने डोनर डाले थे, एक्सेप्टर डाले, तो डोनर डालने से इलेक्ट्रॉन बढ़े, होल कम हुए, एक्सेप्टर से उल्टा हुआ, इस तरीके से कि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए कांस्टेंट, और जो डिफरेंस होगा दोनों का वो कहाँ से आएगा, वो डोनर या एक्सेप्टर से आएगा। हम कुछ वैल्यू लेके एक बार और उसको ज़रा क्लियर करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात करी पहले प्योर सिलिकॉन की, तो प्योर सिलिकॉन में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या और होल की संख्या दोनों की संख्या फिक्स थी, बराबर थी। ठीक है, Ne बराबर क्या था, मान लिया था 100, और NH बराबर भी क्या था 100। सही है। ये इलेक्ट्रॉन और होल कहाँ से आए हैं अभी इस समय प्योर सिलिकॉन में? जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो किस कारण से हैं? थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर के कारण जो थर्मल एनर्जी है उसके चलते ये इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर हैं, और ये बराबर हैं। ठीक है, प्योर सिलिकॉन Ne बराबर NH बराबर Ni एंड दैट इज इक्वल टू 100। सही है। ये थर्मली जनरेटेड है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, और थर्मली जनरेटेड क्या है, होल। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, अब आपने सिलिकॉन में क्या कर दिया, फास्फोरस ऐड कर दिया। फास्फोरस मतलब डोनर, तो आपने जो फास्फोरस का कंसंट्रेशन रखा वो रखा Nd, डोनर कंसंट्रेशन बराबर रख दिया आपने 150। तो अब होगा क्या कि जब ये डोनर आ गए यहाँ पर, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल जो है इनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल टेम्परेचर के कारण जो हमको होल और इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये दोनों हो गए 50 और 50। ये कौन, ये थर्मली जनरेटेड कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गए थर्मली जनरेटेड होल। ये कुछ इनका इक्विलिब्रियम होता है, तो जब हम क्या कहते हैं कि जब डोनर डाल देते हैं तो उससे जो इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन होल के जनरेशन रिकॉम्बिनेशन का होता है वो कुछ बैकवर्ड शिफ्ट होता है, और उनकी जो टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, थोड़ी कम, थर्मली जनरेटेड होल। अब इस जगह पर होल तो सिर्फ थर्मली जनरेटेड वाले हैं, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, एक थर्मली जनरेटेड जो अपनी नॉर्मल वैल्यू से थोड़े से कम हो गए, और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी होंगे जो डोनर के कारण मिले। तो डोनर के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 150। तो यहाँ पे होगा ये कि 150 जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे, 150 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किसके कारण, डोनर के कारण, ड्यू टू फास्फोरस। और जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या यहाँ पे हो जाएगी 50 और 150 मिला के कितना, 200। देख लीजिए, जब आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन कंसीडर किया था तो टेम्परेचर के कारण ही इलेक्ट्रॉन और होल थे, तो टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन भी 100 थे, होल भी 100 थे। अब जब आपने यहाँ पर सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दिया तो
होल तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर वाले ही थे, बट जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो टेम्परेचर वाले भी हैं और वो डोनर वाले भी हैं। डोनर वाले तो कंफर्म है 150 ही होंगे, क्योंकि डोनर तो जितने आएंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे। टेम्परेचर वालों का क्या होगा, तो टेम्परेचर वाले जो कम हो गए हैं वो इसीलिए कम हुए हैं ताकि जब डोनरों की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े तो होल्स थोड़े से कम हो जाए, सो दैट मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू वही रहे जो पहले थी, कितनी, 100 का स्क्वायर। चाहिए नहीं चाहिए? 200 और 50, ये है 200 और ये है 50, तो 200 इंटू 50 कितना हो गया, 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर की जिसमें आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड करी हुई है, तो अगर वो इम्प्योरिटी डोनर वाली है तो उस केस में हमारे क्रिस्टल में चार्ज कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन अब भी होंगे। होल्स सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण होंगे, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के कारण भी होंगे और डोनर के कारण भी होंगे। तो मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स से ज़्यादा हो जाएगी, और टेम्परेचर के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या होती थी वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, डोनर के कारण एक्स्ट्रा हो गई। इस तरीके से जो है वो ओवरऑल हम बात को समझ सकते हैं। चाहिए याद रखेंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या क्या हो जाएगी, जब आप एक्स्ट्रा डोनर डालेंगे तो वो दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, सिर्फ होल ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल के साथ एक खास बात है कि उनकी संख्या बराबर रहनी चाहिए। टेम्परेचर के कारण जब भी कहीं पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो होल भी जनरेट होगा। टेम्परेचर के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ होल आपको मिले, इलेक्ट्रॉन ना मिले, या इलेक्ट्रॉन मिल जाए होल ना मिल जाए। टेम्परेचर तो क्या करता है, टेम्परेचर देता है थर्मल एनर्जी, और वो किसी बॉन्ड में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, करस्पॉन्डिंग होल बन जाता है। तो टेम्परेचर के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जो हमारे सिस्टम में है, क्रिस्टल में है, वो बराबर रहेंगे। बस ये है कि आप ये डोनर जितने ज़्यादा डालते जाओगे, ये टेम्परेचर वाली संख्या उतनी कम होती चली जाएगी। सही है? तो हम यहाँ पर ये बात भी लिखेंगे कि एनडी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, थर्मली जनरेटेड, अब जो पूरी बात लिखूंगा मैं, थर्मली जनरेटेड ईएच पेयर्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सही है? ओवरऑल एनई की वैल्यू इंक्रीज करेगी और एनएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सही है? तो इसको एक बार आप लोग जरा लिख लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू लेके एक बार फिर बता दिया ताकि थोड़ा सा और दिमाग में ये बात सही से बैठ जाए, क्योंकि बहुत सिंपल सी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इजीली समझी जा सकती है। इसी में आप जो है होल्स वाला केस, मतलब एक्सेप्टर वाला केस भी देख सकते हैं, बस वैल्यू लेके कि आपने क्या किया, प्योर सिलिकॉन लिया, एन बराबर एन एच एन आई, ये वैल्यू ले लेते हैं, बदल के वही ले लेते हैं जो हमने लिखी थी 20। तो एन क्या है 20 और एन एच भी क्या है 20, ये थर्मली जनरेटेड है। आज की तारीख में टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का कंसनट्रेशन है बराबर है इंट्रिंसिक कैरियर कंसनट्रेशन एन आई, एंड दैट इज 20। अब क्या हुआ, अब तुमने क्या किया, सिलिकॉन में एल्युमिनियम डाल दिया, एल्युमिनियम डाल दिया, एक्सेप्टर कंसनट्रेशन यानी एल्युमिनियम का कंसनट्रेशन वो हो गया 30। अब एल्युमिनियम जितने डालोगे उतने एक्स्ट्रा होल क्रिएट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से होल 20 थे और 30 और डाल दिए तो 20 और 30 मिलके 50 हो जाएं ना, ये नहीं होगा। होल 20 और 30 मिलके 50 नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम ये एक्सेप्टर डालोगे तो जो टेम्परेचर के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं इनकी संख्या कम हो जाएगी, और वो कम होगी, दोनों की कम होगी, तो पता चला एन और एन एच दोनों जो है वो घटे और दोनों जो है पहुंच गए 10 पे। ये थर्मली जनरेटेड, देखिए थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की संख्या क्या हो गई है, 20 से घटकर
10 हो गई है। और जो आपने एक्सेप्टर डाले उसके चलते, एक्सेप्टर के चलते होल्स की संख्या क्या हो गई, 30 बढ़ गई। समझे? आप इसके डालने से पहले ये 20-20 थे, इसको डालते ही पहले तो इन्होंने अपना लेवल घटाया, दोनों ने कहा भाई ऐसा हम 20-20 नहीं रहेंगे, हम 10-10 रहेंगे। अब तुम आओगे तो तुम्हारे कारण जो एक्स्ट्रा होल मिलने हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब जो होल्स की संख्या है NH वो क्या हो गई, वो हो गई 10 + 30 यानी कि 40। Ne इंटू NH की वैल्यू क्या, Ni² यानी 20 का स्क्वायर यानी कि 400 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमने कहा वो तो है ही बिल्कुल, 40 × 10 दैट इज इक्वल टू 400। ये जो 30 हमको मिले हैं होल, 30 होल्स, ये किसके कारण मिले हैं, ड्यू टू एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम के कारण मिले हैं। 30 होल्स एल्युमिनियम के कारण मिले, 10 होल टेम्परेचर के कारण रहे, और 10 और 30 मिलकर टोटल होल कितना हो गया, 40। इलेक्ट्रॉन 10 और होल कितने, 40। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ ली हमने कि अब इस मटेरियल में 2 प्रकार के होल्स होंगे। एक टेम्परेचर के कारण जो होल आपको मिले हैं वो है 10, और एक्सेप्टर्स के कारण जो होल मिले वो हुए 30। तो टोटल होल की संख्या कितनी हो गई, 40। जितना आप Na की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। आप ये होल यहाँ पे 40 की जगह अगर 96 कर देंगे तो ये दोनों की संख्या घट के 4 और 4 रह जाएगी, जो अभी मैंने एक और दूसरी वैल्यू लिखी थी। जितना ये बढ़ाते जाओगे थर्मली जनरेटेड वाला नंबर कम होता जाएगा, ये नंबर कम होता जाएगा, लेकिन टोटल नंबर बढ़ता जाएगा। एक्सेप्टर जितने ज़्यादा डालते जाओगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो टेम्परेचर के कारण थे वो कम हो रहे हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल्स की संख्या, तो होल्स की संख्या क्या करेगी, इंक्रीज, और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेगी, डिक्रीज। और आप 30 होल की जगह और ज़्यादा डालिए और ज़्यादा डालिए तो ये नंबर कम होता जाएगा और ये वाला बढ़ता जाएगा। चाहिए तो ये और नोट कर लीजिए। अच्छा, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने इम्प्योरिटी डाली है, फास्फोरस डाली N टाइप बनाने के लिए, या एल्युमिनियम डाली P टाइप बनाने के लिए, तो आपने जो इम्प्योरिटी है उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई रखा। ठीक है, अगर हम N टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं और उसमें जो आप डोनर कंसंट्रेशन डालते हैं वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, चाहिए तो क्या होगा, तो भाई ऐसे केस में हम ये कहेंगे ये डोनर जो है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण जब हम इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, एक थर्मली जनरेटेड, ठीक है, और दूसरे ड्यू टू इम्प्योरिटी यानी कि फास्फोरस। सही है नहीं सही है, ऐसी तो बताया था अभी। अब एक बात बताओ, इम्प्योरिटी के कारण जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या तो फिक्स है, कितनी, Nd। क्या, अरे जितने डोनर डालोगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिलने ही मिलने हैं। टेम्परेचर के कारण जो मिलेंगे उनके बारे में एक बात कंफर्म है कि जब आप ये डोनर डालते हो तो टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल है उनकी संख्या क्या होती है, घटती है। तो ये जो नंबर है, मान लो इस नंबर को तुमने लिख दिया कुछ x, ठीक है, तो x शुड बी लेस देन Ni, ये तो कंफर्म है। क्यों, क्योंकि भाई जब आप डोनर डालते हो तो डोनर डालने में क्या होगा कि जो आपका थर्मली जनरेटेड नंबर था वो घटता है। तो थर्मली जनरेटेड नंबर इलेक्ट्रॉन का कितना था नॉर्मल केस में, प्योर सेमीकंडक्टर में Ni था। अब तुमने डोनर डाल दिए हैं तो थर्मली जनरेटेड वाला नंबर तो कम हो जाएगा, तो ये नंबर Ni से कम होगा कि नहीं होगा, कंफर्म बिल्कुल होगा। और अगर ये नंबर Ni से कम है और Ni Nd से बहुत छोटा है तो इसका मतलब x की वैल्यू Nd से बहुत छोटी होगी। तो Ne बराबर क्या, x प्लस Nd, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Nd। बात आई समझ में नहीं आई भाई? अब आपके क्रिस्टल में 2 टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एक वो जो थर्मली जनरेटेड है और दूसरे वो जो डोनर की वजह से आए। डोनर की वजह से जो आए वो इससे बहुत ज्यादा है। पता चला इसका नंबर है जो है वो 100 और इसका नंबर है 1 करोड़ या 100 करोड़, ये है 50, ये है 100 करोड़।
तो 50 प्लस 100 करोड़ को मिला के 100 करोड़ ही तो लिखोगे लगभग। तो हम ऐसे में ये बात कहते हैं कि जब डोनर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितने डोनर आपने डाले हैं। अच्छा, और होल्स की संख्या का क्या होगा फिर? अरे यार Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर होता नहीं होता, तो होल्स की संख्या कैसे मिलेगी? Ni स्क्वायर अपान Ne, यानी कि होल्स की संख्या क्या हो जाएगी? Ni स्क्वायर अपान Nd। क्यों भाई, बात समझ में आई नहीं आई? अरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो फिक्स रहना है ना, कितना? Ni स्क्वायर। तो अगर आपने फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बता दी तो होल्स की संख्या इससे निकाल लो ना। वैल्यू लेके देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कहीं पर कोई सेमीकंडक्टर था और उसमें Ni की वैल्यू थी 10 की पावर 15 पर मीटर क्यूब। ऐसे देखो ये क्या होता है, अरे नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही तो होता है। तो मान लो ये नंबर था, Ni था 10 की पावर 15, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 15 फ्री इलेक्ट्रॉन और 10 की पावर 15 होल होते हैं। सही है? ये कब? दिस इज Ne, दिस इज NH। कब? इन केस ऑफ प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन का ये मामला था। अब तुमने इसमें फास्फोरस मिला दिया, तो जो तुमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया सिलिकॉन प्लस फास्फोरस। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ? उसमें तुमने फास्फोरस यानी डोनर का जो कंसंट्रेशन है वो रखा 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब। देख रहे हो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में कितना? 1 लाख गुना है डोनर कंसंट्रेशन। टेम्परेचर के कारण जितने होते थे उससे 1 लाख गुने तुमने डोनर डाल के फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिए एक्स्ट्रा। अब इतने एक्स्ट्रा डालते ही टेम्परेचर वाला नंबर तो इनका बहुत और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अब हम ये कहेंगे कि इस मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेनली किसके कारण होंगे? डोनर्स के कारण। टेम्परेचर वाले होंगे लेकिन काफी कम। तो हमने कहा ये नंबर तो पता है भैया 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब। और होल्स कहां से निकालोगे? Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। तो यहां से NH बराबर Ni स्क्वायर अपान Ne, यानी Ni स्क्वायर अपान क्या? Nd। Ni ये रहा 10 की पावर 15, उसका करना है स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Nd यानी 10 की पावर 20। कितना आ गया NH की वैल्यू? 10 की पावर 10 पर मीटर क्यूब। अच्छा, होल किसके कारण है? होल तो भाई टोटल थर्मली जनरेटेड ही है। देखा आपने, जब आपने सिलिकॉन में फास्फोरस बड़ी मात्रा में मिलाया तो होल्स वैसे होते थे 10 की पावर 15, अब घट के कितने रह गए? 10 की पावर 10। पहले का 1/1 लाख रह गए। यही तो है। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपल सी कैलकुलेशन करी जा सकती है। अगर आपने जो डोनर कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, किससे बहुत ज़्यादा कर दिया है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो होता था प्योर सिलिकॉन के केस में, जो कंसंट्रेशन होता था इलेक्ट्रॉनों का, होल का, उससे बहुत बड़ी संख्या में आपने डोनर डाल दिए। तो ऐसे केस में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, लिख लिया। इसे में आप करेक्शन करके पी टाइप को लिख सकते हैं कि भाई अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ये देख लीजिए पी टाइप एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन Ni से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप जो होल हैं वो 2 प्रकार के होंगे, एक थर्मली जनरेटेड और दूसरे इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कौन है? एक्सेप्टर, यानी कौन? एल्युमिनियम। तो अब एक्सेप्टर कंसंट्रेशन जो है वो Na है, तो जितने एक्सेप्टर होंगे उतने ही होल एक्स्ट्रा क्रिएट होंगे। तो इम्प्योरिटी के कारण जो हमारे होल हैं वो Na है, और थर्मली जनरेटेड वो क्या हो गए? X। टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल होते हैं वो इम्प्योरिटी डालने पर घट जाते हैं। तो बिना इम्प्योरिटी के ये नंबर होता था Ni, तो इम्प्योरिटी डाल के नंबर Ni से कम, और ये Ni से कम और Ni Na से बहुत छोटा, तो X की वैल्यू Na से बहुत छोटी हो गई। और ऐसे में टोटल नंबर जो होल्स का है, आपका टोटल कंसंट्रेशन जो होल्स का है वो थर्मली जनरेटेड प्लस एक्सेप्टर्स के कारण, तो वो दोनों में ये छोटा और ये बहुत बड़ा, तो मिला के लगभग Na। और फिर इलेक्ट्रॉनों का, फ्री इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन निकालने के लिए Ne बराबर Ni स्क्वायर अपान NH यानी कि Na।
वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम बस उल्टा कर देंगे कि अगर आपने सिलिकॉन के केस में, प्योर सिलिकॉन के केस में NeNH यानी Ni इतना लिया, तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करी, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन लिया 10⁻20, तो होल्स का कंसंट्रेशन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के लगभग बराबर होगा। हालांकि ये होल्स की संख्या एक्सेप्टर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्यों, ये है ना थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये नंबर नेग्लिजिबल कर दिया इसके कंपैरिजन में। तो ये नंबर क्या हो गया आपका 10⁻20, और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Ni²/NH यानी Ni²/Na, एंड दैट बिकम्स 10⁻10। तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। नोट कर लें इसे भी, ठीक है। तो ये अपने लोगों ने इसको नोट कर लेना है, फिर हम लोग लिखने के बाद फिर नेक्स्ट आगे वो देखेंगे। इसके बाद होता है PN जंक्शन यानी कि डायोड, उसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, और ट्रांजिस्टर होता है PNP NPN, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले।